Hi everyone, this is Niharika. Today we are going to start with chapter number 5 towards freedom of class 5th SST. So आज हम क्या करने वाले हैं, हम इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, इसके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं आपको वो भी समझाऊंगी. So before going to start this video, if you have not subscribed my channel, please go and subscribe to my channel. And हाँ, अगर आपने इस चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन अभी तक नहीं सुनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप वहाँ से जाके पहले वो चैप्टर देखो, उसके एक्सप्लेनेशन को सुनो, उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी. बिकॉज एक्सरसाइज से पहले आपको चैप्टर तो समझना ही पड़ेगा. तो चैप्टर आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको ये करने में बहुत ईजी हो जाएगा. बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आपको इस चैप्टर से कोई नॉलेज मिलती हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. एंड हाँ, अगर आपको लगता है कि ये चैप्टर किसी ऐसे स्टूडेंट के काम आएगा जो क्लास 5th में हो तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू. सो लेट्स बिगिन. So the first exercise is tick the correct answers. हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए होंगे इस क्वेश्चन में और हमें उसको टिक करना है जो कि करेक्ट आंसर है, राइट. एंड यहाँ पढ़ते पढ़ते, हर पॉइंट को पढ़ते पढ़ते मैं आपको कुछ 5 सेकेंड्स का गैप दूंगी. जो क्वेश्चन आपको आता होगा, फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट आता है तो आपको क्या करना है, आपको उसका आंसर ऑन द स्पॉट, अगर आपको लगता है कि हाँ ABCD में से कोई भी उसका आंसर है, आपको वो ऑन द स्पॉट आके कॉमेंट सेक्शन में लिखना है. और मैं जिस भी बच्चे का ये देखूंगी मैं उसका नाम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगी. सो द फर्स्ट वन इज द चीपर क्लॉथ इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड मेड द इंडियन वीवर्स. ओके, सो लाइन का मतलब ये है कि चीपर क्लॉथ मतलब सस्ते क्लॉथ इम्पोर्टेड फ्रॉम इंग्लैंड. इंग्लैंड से चीपर क्लॉथ वो मंगवाते थे ब्रिटिशर्स, मेड द इंडियन वीवर्स. और जब उन्होंने चीपर क्लोथ्स इंग्लैंड से मंगाना शुरू किया इंडिया में, तो जो हमारे इंडियन वीवर्स थे, मतलब इंडिया के जो कपड़ा बुनने वाले लोग थे, उनको क्या हुआ. द ऑप्शन आर पुअर, वो पुअर हो गए. रिच, वो रिच हो गए, अमीर बन गए. प्रोस्पेरस, उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया. और पावरफुल, वो शक्तिशाली हो गए. तो आप बताइए, चैप्टर में तो मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि जब इंग्लैंड से कपड़े आए तो उन कपड़ों के आने की वजह से जो इंडियन वीवर्स हैं, इंडियन कपड़े बुनने वाले हैं, उनको क्या हुआ. इन चारों में से जो भी ऑप्शन है आपको लगता है कि वो सही है, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट. सो आई नो कि आप सबने आंसर तो लिख दिया होगा. तो द करेक्ट आंसर इज पुअर. वो क्या हो गए थे, पुअर हो गए थे. नेक्स्ट वन इज द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड एट. 1857 का जो रिवोल्ट था वो कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ स्टार्ट हुआ था. ऑप्शंस आर इंदौर, अवध, मेरठ एंड दिल्ली. आप बताओ, जल्दी से इसका आंसर लिखो कमेंट सेक्शन में. आई एम वेटिंग. सो द करेक्ट आंसर इज मेरठ. नेक्स्ट वन, द रूल ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड इन. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल कब खत्म हुआ था, कौन से ईयर में. ऑप्शंस आर 1857, 1858, 1877 और 1885. जल्दी से इसका आंसर कमेंट में लिखिए. एंड आई नो कि ये मैंने आपको बहुत अच्छे से चैप्टर में समझाया है, आपको ये आंसर ज़रूर आता होगा. ओके, सो आंसर लिख दिया होगा. नाउ द करेक्ट आंसर इज 1877. Next is modern education in India was introduced by the. इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन किसने इंट्रोड्यूस करी. ये मतलब एक नई तरीके से पढ़ाई करना, एक नई तरीके की नॉलेज लेना, ये किसने स्टार्ट किया. ऑप्शंस आर ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज एंड डच. सो द करेक्ट आंसर इज, जल्दी से कमेंट में लिखिए. ये भी चैप्टर में हमने पढ़ा था. Okay, so the correct answer is British. Next, the British government introduced the policy of divide and rule too. कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ये पॉलिसी निकाली थी डिवाइड एंड रूल, कि हम लोगों को डिवाइड कर देंगे, मतलब ऐसा आपको मैंने समझाया था चैप्टर में भी कि हिंदू को और मुस्लिम्स को आपस में इनकी लड़ाई करवा देंगे, इनको सेपरेट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और फिर हम रूल करेंगे इनके ऊपर. तो ऐसा इन्होंने किया क्यों था, उसके ऑप्शंस हैं एडुकेट द इंडियंस. ऐसा उन्होंने इसलिए किया था ताकि वो इंडियंस को एजुकेट करें, उनको पढ़ा लिखा बनाएं.
नेक्स्ट, ब्रिंग अबाउट रिफॉर्म्स, वो कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, कोई रूल्स लाना चाहते थे। एंकरेज नेशनलिज्म, वो नेशनलिज्म को बढ़ावा देना चाहते थे। या फिर सप्रेस नेशनलिज्म, वो चाहते ही नहीं थे कि इस कंट्री में नेशनलिज्म हो। सो करेक्ट आंसर जल्दी से लिखिए कमेंट सेक्शन में। ये भी हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था, बल्कि ये टॉपिक ये पूरा एक टॉपिक भी था हमारे चैप्टर में। सो द करेक्ट आंसर इज सप्रेस नेशनलिज्म। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर बी, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, इसमें भी हमें सेम ही करेंगे। आप आंसर के लिए मैं आपको टाइम दूंगी, आप कमेंट में आंसर लिखिएगा एंड देन मैं आपको आंसर बताऊंगी। द ब्रिटिश फोर्स द फार्मर्स टू ग्रो डैश एंड डैश। सो इजी, ये तो हमने किया था चैप्टर में कि ब्रिटिश फार्मर्स को क्या ग्रो करने के लिए फोर्स किया करते थे। जल्दी से इसका आंसर लिख दो कमेंट सेक्शन में। ये हमने चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा था। ओके, सो द आंसर इज indigo and cotton. The next is dash was the last Mughal emperor. लास्ट मुगल एम्परर कौन थे, ये चैप्टर में हमने पढ़ा था। जल्दी से इनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, सो द आंसर इज बहादुर शाह Zafar. So the next is the revolt was led by dash at अवध। अवध में रिवोल्ट किसने स्टार्ट किया, किसने आगे बढ़ाया। जल्दी से इसका आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था कि सबसे पहले जहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ है या फिर उसके बाद जहाँ से रिवोल्ट स्टार्ट हुआ है वहाँ पे किसने, अवध में किसने रिवोल्ट को आगे बढ़ाया। ओके, सो द आंसर इज बेगम हजरत महल। नेक्स्ट इज द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड बाय डैश। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसने फॉर्म करी, किसने बनाई। ये भी हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो इंडिया सबसे पहली जो पार्टी इंट्रोड्यूस हुई थी इंडिया में वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो वो पार्टी किसने ऑर्गेनाइज की थी, किसने फॉर्म की थी। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में लिख दीजिए। ओके, सो तो इसका आंसर है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। नेक्स्ट इज द प्रेसिडेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन हुआ था, फर्स्ट मीटिंग हुई थी, उसके प्रेसिडेंट कौन है। तो उसके प्रेसिडेंट कौन है ये भी हमने चैप्टर में लास्ट आई थिंक सो टॉपिक था जिसमें हमने ये पढ़ा था। तो जैसे कि कमेंट में आंसर लिख दीजिए। एंड हाँ, आप जितने भी कमेंट करेंगे, जिस भी बच्चे ने मोस्ट ऑफ द आंसर्स करेक्ट बताए होंगे, आई विल टेक देयर नेम इन द नेक्स्ट वीडियो एंड या आई विल डू प्लस फॉर दैट टू। ओके, आई थिंक यू आर डन। सो द आंसर इज वोमेश चंद्र बनर्जी। ओके, सो हमने आंसर्स कर लिए हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स के। नाउ क्वेश्चन नंबर सी इज आंसर दीज क्वेश्चंस। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, हम वो सॉल्व करेंगे, उनका मीनिंग जानेंगे। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वॉज ट्रेड विथ इंडिया प्रॉफिटेबल फॉर द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब इंडिया के साथ ट्रेड करना, इंडिया के साथ व्यापार करने में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या प्रॉफिट था। आपको पता है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स की थी और उन्होंने वो इंडिया में इस्टेब्लिश करी और इंडिया में लगाने से उनको प्रॉफिट क्या था। तो इसका आंसर है द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बॉट गुड्स फ्रॉम इंडिया एट चीपर रेट्स। ऑफकोर्स ये तो चैप्टर में हमने बिल्कुल बहुत अच्छे से इसको समझा था कि इंडिया में क्या करते थे वो लोग, गुड्स खरीदते थे, सामान खरीदते थे और पर किस में खरीदते थे, बहुत ही चीपर रेट्स में, सस्ते दामों में खरीदते थे एंड सोल्ड देम इन इंग्लैंड एंड अदर कंट्रीज एट हाई प्राइजेस।
और क्या करते थे यहाँ पे, तो वो क्या करते थे, चीपर रेट्स में उसको खरीद लिया करते थे। और जब अपनी कंट्री में जाते थे या फिर किसी दूसरी कंट्री में जाते थे तो वहाँ क्या करते थे, उनको हाई प्राइसेस में सेल करते थे, है ना। सो दिस रिजल्टेड इन ह्यूज प्रॉफिट्स फॉर द कंपनी, और इसी तरीके से उस कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो आप में समझ में आया कि अगर कोई चीज़ आप 10 रुपये की खरीदते हो और उसको 50 में सेल करते हो, ऑफकोर्स ये बात है, इसका जो डिफरेंस है, इनका जो अंतर है वो कितना है, 40 रुपीज़ का। मतलब बेचने वाला उस पर 40 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रहा है, राइट। सो इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जो ट्रेड करती थी उसको इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट होता था। So the next question is question number 2. How did the British exploit the farmers? ब्रिटिश ने फार्मर्स को कैसे एक्सप्लॉइट किया, मतलब उनका कैसे फ़ायदा उठाया। आंसर इज द ब्रिटिश मेड द फार्मर्स पे वेरी हाई टैक्सेस। ब्रिटिशर्स ने क्या करवाया कि उन्होंने फार्मर्स से बहुत ज़्यादा हाई टैक्सेस लिए। उनको बोला कि तुम्हें अपने लैंड पर बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। दे हैड टू पे टैक्सेस इवन ड्यूरिंग फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। और उनको कब देने पड़ते थे टैक्स, चाहे फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, चाहे ड्रॉट सूखा पड़ जाए, चाहे उनकी क्रॉप ग्रो हो या ना हो, ब्रिटिशर्स को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दे जस्ट वांट टैक्सेस। तो उन्होंने ये बोला कि चाहे आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, हमें टैक्स चाहिए ही चाहिए। दे वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो एंड कॉटन। और उनको किस बात के लिए फोर्स किया गया कि आप इंडिगो और कॉटन ग्रो करोगे, मतलब चाहे आपकी खुद की विश हो ग्रो करने की या ना हो, पर ब्रिटिशर्स ने कहा है तो आप फोर्सफुली आपको ग्रो करना ही पड़ेगा। विच वर बॉट एट वेरी लो रेट्स। एक तो ग्रो करने के लिए कहते थे, उसके बावजूद क्या कहते थे, क्या करते थे, उसको फिर लो रेट्स में खरीदते थे, मतलब बहुत ही चीप रेट्स में फार्मर्स से खरीदा करते थे। एंड सोल्ड एट वेरी हाई रेट्स इन इंग्लैंड एंड अदर कंट्रीज। और जैसे कि आपको पढ़ के समझ में आ गया कि वो क्या करते थे, फार्मर से उसको बहुत कम रेट में खरीदते थे, और इंग्लैंड या फिर किसी दूसरी कंट्री में जब उसको सेल करने जाते थे तब वहाँ पे जाके उसको हाई रेट में सेल करते थे और खुद प्रॉफिट कमाते थे। सो इस तरीके से उन्होंने फार्मर्स का फ़ायदा उठाया। ब्रिटिशर्स ने उनको ये सारी चीज़ें करने को फोर्स किया, उनसे हाई टैक्सेस पे करवाए, उनसे फोर्सफुली इंडिगो कॉटन ग्रो करवाया, उनसे कम दामों में सामान खरीदा और महंगे दामों में उनको बेचा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फैक्टर स्पार्क द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ऐसी कौन सी बात है जिसने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को स्टार्ट करवाया, कि मतलब लोगों के मन में ये बात आई कि हाँ हमें अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी है, हमें ब्रिटिशर्स का रूल और फॉलो नहीं करना। वो ऐसी कौन सी बात है, स्पार्क का मतलब तो चिंगारी, कि होता ना एक किसी भी एक छोटी सी बात जिसको लेके बड़ा एकदम ब्लास्ट हो जाए, वो बात की छोटी सी ऐसी कौन सी बात थी जिसकी वजह से लोगों के मन में ये आया कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, और वो कैसे हुआ, उसके क्या क्या फैक्टर्स हैं। A new rifle called the Enfield rifle had been introduced in India by the British। चैप्टर में हमने इसको अच्छे से समझा था कि इंडिया में क्या था, एक नई राइफल आई जिसका नाम था एनफील्ड राइफल, और उसको ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। A rumor spread that the grease used in the wrapper of the bullets was made from the fat of cows and pigs। और एक र्यूमर फैलाया, एक अफवाह फैलाई कि जो ये राइफल है एनफील्ड राइफल, इसकी जो बुलेट है, गोली है, उसका जो रैपर है वो किससे बना है, उसका वो ग्रीसिंग किससे की गई है, फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, मतलब काओ और पिग्स के फैट से उसकी ग्रीसिंग की गई है। ये ऐसी अफवाह फैलाई गई। सोल्जर्स हैड टू बाइट ऑफ द ग्रीस्ड रैपर ऑफ द बुलेट बिफोर लोडिंग इट इन द राइफल। ऑफ कोर्स ये बात है, राइफल में गोली डालने से पहले उसको वाइप ऑफ करना पड़ता है अपने मुंह से। अब आप सोचो कोई इंसान अगर किसी भी रिलीजन से हो, वो कैसे किसी बुलेट के रैपर को निकालेगा, जबकि उसको ये बात किसी ने बताई है कि उसके ऊपर काऊ और पिग का फैट है। सो सोल्जर्स को क्या करना पड़ता था, अगर उन्हें करना पड़ता, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि उन्हें र्यूमर फैलाया, तो वो क्या करते हैं, ग्रीस किया हुआ जो रैपर है उसको हटा देते हैं और फिर बुलेट को डाल देते हैं। बट इस सिचुएशन में तो उनको ये पता चल गया है कि रैपर में क्या है, काऊ और पिग का फैट है। एंड आगे क्या हुआ, दिस वॉज अगेंस्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ बोथ द हिंदू एंड मुस्लिम सोल्जर्स। आपको मैंने बताया था कि इससे क्या हुआ,
सोल्जर्स जो हिंदू और मुस्लिम सोल्जर्स थे, उनके रिलीजियस, उनके धर्म एक ऐसा है कि मतलब हिंदू तो काऊ की पूजा करते हैं और काऊ के फैट से बनी हुई चीज़ को वो कैसे वाइप अप करेंगे। सेम गोस्ट विद मुस्लिम्स, वो भी पिग और काऊ के बने हुए ग्रीस से कैसे वाइप अप करेंगे। तो ये क्या था, उनके धर्म जो थे बहुत, उनको बहुत हर्ट हुआ ये सुन के कि हमें ऐसा करना पड़ेगा। दे रिफ्यूज टू यूज़ दीज राइफल्स एंड रिवोल्टेड, उन्होंने मना कर दिया कि हम ये राइफल्स यूज़ नहीं करेंगे एंड रिवोल्टेड। और अब उन्होंने अपनी जंग स्टार्ट कर दी, अपनी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस उन्होंने स्टार्ट कर दिया। यही वो बात थी, यही वो मेन फैक्टर था जिसकी वजह से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का स्पार्क हुआ, लोगों में इंडिपेंडेंस की भावना जागी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हेल्प्ड द ब्रिटिश टू सप्रेस द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ब्रिटिशर्स कैसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को नाकामयाब करने में सफल रहे, उनको क्या हुआ, मतलब वो कैसे वो ब्रिटिशर्स फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को एकदम निगलेक्ट करने में कामयाब हो पाए, उन्होंने उसको सप्रेस कर दिया। इसका आंसर है द फॉलोइंग रीजंस मेड इट ईजियर फॉर द ब्रिटिश टू सप्रेस द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। कि मतलब इंडिपेंडेंस की जो फर्स्ट लड़ाई थी उसको हराने में ब्रिटिशर्स के पास मतलब ऐसे बहुत सारे रीजंस थे जो बहुत ही जिनकी वजह से ब्रिटिशर्स को बहुत इजी हो गया था कि वो इंडिपेंडेंस की इस वॉर को हमें हरा देंगे। सो द पॉइंट्स आर, इट डिड नॉट स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था कि ये बात पूरे इंडिया में फैली ही नहीं थी, बस नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में ये बात फैली थी, मेरठ, दिल्ली, अवध, इस जगह पे कि हाँ कोई वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई है और अपनी जगह के लीडर्स सामने आ गए थे और वो फिर वहाँ से उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया। पर जब सब एक साथ मिलकर नहीं आए तो उसमें क्या है, यूनिटी ही नहीं हुई। जब यूनिटी नहीं होगी तो कोई भी चीज़ अपने मुकाम तक नहीं पहुँच पाती। इंडियन सोल्जर्स डिड नॉट हैव सफिशिएंट मनी एंड गुड वेपन्स। एज वी ऑल नो कि इंडियन सोल्जर्स के पास ना तो ज़्यादा पैसे थे, ना ही अच्छे वेपन्स, अच्छे हथियार थे। लड़ाई के लिए मनी एंड वेपन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो इंडियन सोल्जर्स के पास था ही नहीं। द रिवोल्ट वॉज नॉट ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपरली। रिवोल्ट सही तरीके से ऑर्गेनाइज किया ही नहीं गया था, मतलब ना तो कोई मीटिंग बिठाई गई, ना ही कोई डिस्कशंस, ना ही कोई थॉट रखा गया, ना ही कोई पॉइंट ऑफ व्यू, नथिंग। जस्ट दिमाग में आया कि भाई हाँ राइफल में ऐसा इन्होंने फैट ऑफ काउज एंड पिग्स डाला है तो हमें रिवॉल्ट करना है, एंड देन दे हैव स्टार्टेड विदाउट थिंकिंग दैट व्हाट टू स्टार्ट, व्हेन टू स्टार्ट, लाइक हाउ आर वी गोइंग टू प्रोसीड इट, कुछ सोचा ही नहीं एंड जस्ट स्टार्टेड। दीज आर द फॉलोइंग रीजंस जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को सरप्रेस करने में कामयाब रहे। नेक्स्ट इज हाउ डिड मॉडर्न एजुकेशन लीड टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। कि मॉडर्न एजुकेशन, नई तरह की जो एजुकेशन सामने आई, उसने नेशनलिज्म को कैसे राइज किया, कि लोगों में राष्ट्रीयता, अपने देश के लिए प्यार कैसे जागा। मॉडर्न एजुकेशन अवेकन द स्पिरिट ऑफ यूनिटी अमंग इंडियंस। मॉडर्न एजुकेशन ने क्या करा, लोगों के मन में यूनिटी की भावना जगाई कि हाँ हम सबको मिलकर रहना चाहिए, मिलकर कोई भी काम करना चाहिए। Educated Indians realized that the British wanted to keep India poor and backward। और जो पढ़े लिखे इंडियंस थे उनको ये बात रियलाइज हो गई थी कि जो ब्रिटिशर्स है वो क्या चाहते थे कि इंडिया पुअर ही रहे, गरीब रहे और बैकवर्ड हो जाए, मतलब जिस कंडीशन में वो उस टाइम पर थे उससे भी पीछे कंडीशन में वो चले जाए, ऐसा ब्रिटिशर्स चाहते थे। दिस रियलाइजेशन यूनाइटेड देम। और ये जो रियलाइजेशन है, ये जो उनको एहसास हुआ है, इसी चीज़ ने उन सबको आपस में यूनाइट किया। दैट टाइम द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म ग्रू स्ट्रॉन्गर एंड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। और ये जो फीलिंग है नेशनलिज्म की, राष्ट्रीयता की, कि हाँ हम अपनी कंट्री से प्यार करते हैं, हमें अपनी कंट्री के लिए एक साथ होना है और कंट्री के लिए फाइट करना है फॉर इंडिपेंडेंस। सो ये बात बहुत स्ट्रॉन्ग होती गई और इसकी वजह से ही जो क्या हमारे इंडिया में फॉर्मेशन हुई, विच इज़ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एक ऐसी पार्टी का फॉर्मेशन हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था उस टाइम पर, वो थी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वॉज फॉर्म्ड इन 1885। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको इससे कुछ समझ में आया, कोई नॉलेज मिली कि हाँ इसमें आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, टिक मार्क हैं, क्योंकि एकदम फुल पैकेज है आपके नॉलेज को या फिर आपके स्कूल के चैप्टर्स को डिस्कस करने के लिए या फिर आपके टेस्ट में काम आने के लिए। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स और विथ योर
चिल्ड्रेन और व्हाटसोएवर यू फील लाइक। एंड हाँ, अगर आपके पास कोई भी ऐसा चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको एक्सप्लेन करूं और उस पर मैं वीडियो बनाऊं ताकि आपकी और आपके जैसे और भी बच्चों की हेल्प हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में वो लिख दीजिएगा। और ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स की वीडियो मैंने बनाई हैं, मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके ज़रूर देखना। एंड वन मोर एडवाइस टू यू, बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो आप पहले जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक देखिए जिस पे मैंने इस पूरे चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दी है, जिससे कि आपको और क्लैरिटी आएगी, आपको इतना अच्छे से समझ में आएगा कि आप इस एक्सरसाइज को खुद से करने में एबल हो जाएंगे। एंड या, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।